नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा यूएस ताइवान के संबंधों के बारे में। ताइवान पर हमला होने की कितनी आशंका है, चाइना क्यों ताइवान पर हमला करना चाहता है, दोनों का इतिहास क्या है, क्या ताइवान की रक्षा करना यूएस के लिए बाध्यकारी है नहीं, इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं मेरे लेक्चर्स की अपडेट्स और पीडीएफ्स डाउनलोड करने के लिए। पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रशिया यूक्रेन क्राइसिस की जितनी भी अपडेट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। मुझे कई स्टूडेंट्स ने मैसेज करके पूछा कि सर ये ताइवान पर हमला होगा नहीं होगा, इसके बारे में आप बताइए। क्या चाइना इस मौके का फायदा उठाकर ताइवान पर हमला कर सकता है, इसकी आशंका है या नहीं। तो बहुत सारी स्पेकुलेशंस इसको लेकर चल रही है। फिलहाल के लिए यूक्रेन रशिया वाला जो युद्ध है उसमें मैं आपको बता दूं कि एज ऑफ राइट नाउ जब ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता चल रही है। उसका जो भी नतीजा होगा उस पर कल मैं आपके लिए एक लेक्चर लेकर आऊंगा। अभी के लिए यूक्रेन के कई हिस्सों पर रशिया की आर्मी का कंट्रोल है, लेकिन जितने भी बड़े शहर हैं, खार्किव, कीव, इन पर रशिया कंट्रोल नहीं कर पाया है। हालांकि इन पर बमबारी चल रही है, लेकिन रशिया का कंट्रोल इन शहरों पर अभी तक नहीं आया है। तो अभी स्पेकुलेशन ये चल रही है कि क्या चाइना भी इसी प्रकार का एक हमला ताइवान पर कर सकता है। तो पहली बात तो ये समझिए कि दोनों के कंसर्न्स बिल्कुल अलग हैं। ये दोनों आइसोलेटेड इश्यूज हैं, इनके आपस के संबंध, इतिहास काफी डिफरेंट है। आज के समय में जिस देश को हम चाइना कहते हैं उसका एक्चुअल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान जिसे हम कहते हैं उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो दोनों के नाम में चाइना है क्योंकि दोनों ही देश कहते हैं कि हम असली चाइना है, दूसरा वाला डुप्लीकेट है। तो हुआ क्या था, एक लंबा इतिहास है इसका। 1949 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी तो एक गृह युद्ध के बाद हुई थी। देयर वाज अ सिविल वॉर गोइंग ऑन बिटवीन द टू पॉलिटिकल पार्टीज इन चाइना। तो चाइना में दो पार्टीज थी, एक थी कुओमिंतांग केएमटी जिसको कहा जाता है, और दूसरी पार्टी थी द कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो इस गृह युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत होती है, और ये जो मेनलैंड चाइना वाला इलाका है, यानी कि जिसको हम आजकल चाइना कहते हैं, यहां से कुओमिंतांग पार्टी के लीडर्स अपनी सरकार और कुछ लोगों को लेकर ताइवान के आइलैंड पर जाकर बस गए थे। एक्चुअली ये भाग गए थे क्योंकि ये सिविल वॉर में हारे थे, तो यहां से इनको शरण लेने के लिए ताइवान में जाना पड़ा। सो ताइवान हिस्टोरिकली चाइना के एम्पायर्स का हिस्सा रहा था, लेकिन जो यहां पर रूलिंग पार्टी थी, पहले केएमटी का राज था, यहां पर कई सालों तक इनका शासन था। तो केएमटी इस गृह युद्ध में हारने के बाद ताइवान पर जाकर माइग्रेट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये 1949 में हुआ था, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सत्ता में आ जाती है मेनलैंड चाइना पर। माओ जेडोंग इसके लीडर बनते हैं, और तब से ये देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में जाना जाता है। अब जो दूसरी तरफ ताइवान में आकर लोग बस गए थे, दे वर फ्रॉम द केएमटी पार्टी, कुओमिंतांग पार्टी, और इसके लीडर थे जियांग काई शेक। तो जियांग काई शेक ने यहां पर अगले 25-26 साल राज किया, शासन किया एज अ डिक्टेटर मोस्टली। उसके बाद धीरे धीरे ताइवान में डेमोक्रेसी आती है, और एज ऑफ राइट नाउ वहां पर इलेक्शंस होते हैं, फ्री प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी देखे जा सकते हैं। तो ये कुओमिंतांग पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का लंबे समय से चलने वाला एक सिविल वॉर है, उसी का आज दिन तक एक अवशेष बचा है। अवशेष किस रूप से कि ये ताइवान में जाकर बस गए, और वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उस समय उनका पीछा करते हुए ताइवान नहीं जा पाई, और ताइवान में जाकर इनको खदेड़ नहीं पाई, क्योंकि उस वक्त उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे। इस आइलैंड का पुराना नाम फॉर्मोसा भी है, लेकिन इसको पॉपुलरली ताइवान के नाम से जाना जाता है। तो ये ताइवान का आइलैंड काफी बड़ा एरिया है। इसका मैप में आपको एक छोटा सा लगता होगा, बट इट इज क्वाइट बिग। यहां पर लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोगों की अभी आबादी है, और इनकी जीडीपी, ये जो ताइवान है इसकी जीडीपी बहुत अच्छी है। आप जानकर हैरान होंगे, एक छोटे देश के हिसाब से दे हैव अ जीडीपी ऑफ अबाउट 650 बिलियन यूएस डॉलर्स। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि भारत की जीडीपी लगभग 3000 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर्स में आती है। तो उसके अनुसार आप कंपेयर करो तो ये 2 करोड़ 30 लाख की आबादी वाला देश 650 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ काफी तरक्की कर रहा है। इसने बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स किए हैं पिछले 70 सालों में, लेकिन इनका जो पुराना ऐतिहासिक झगड़ा है वो अभी भी चल रहा है। तो केएमटी की जो गवर्नमेंट थी, कुओमिंतांग पार्टी की, वो कहती थी कि हम असली चाइना है, वी आर द रिपब्लिक ऑफ चाइना, और आज नहीं तो कल हम इस माओ जेडोंग को यहां से हटाकर पूरे मेनलैंड चाइना पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया, क्योंकि ये ऑफकोर्स मेनलैंड चाइना वाली कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ये बहुत बड़ी देश को, बहुत बड़े देश को, बहुत बड़ी सरकार को चला रही थी। तो ये इशू अभी तक अनरिजॉल्व है। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के समय ये जो केएमटी के नेता हैं और चियांग काई शेक हैं, ये वेस्टर्न पावर्स के साथ एलाइड थे। तो यूएस, यूके, इन सभी देशों के साथ मिलकर इन्होंने जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और इसीलिए ये सारे पश्चिमी देश वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चियांग काई शेक की सरकार को, यानी कि इस ताइवान की सरकार को, ऑफिशियली चाइना मानते थे। आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 20 साल तक ये सभी पश्चिमी देश इस कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार और इनके नेताओं को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे। दुनिया के इतने बड़े देश, आबादी के अनुसार चाइना तब भी बड़ा था, इतने बड़े देश को ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे। ये कहते थे कि नहीं, असली चाइना ताइवान है, और हम तो ताइवान से ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि दोनों ही देश कहते थे कि ताइवान चाइना से अलग नहीं है। जो ताइवान में सरकार चला रहे हैं वो भी कहते थे कि चाइना
का हिस्सा है ताइवान, और चाइना में जो सरकार चला रहे हैं वो भी यही कहते थे कि ताइवान तो चाइना का हिस्सा है। बस बात यह है कि पूरे चाइना पर क्लेम किसका है, इसको लेकर दोनों में टकरार थी। ये कहते थे कि देखो आज हम ताइवान में बैठे हैं, जिस दिन हमारे सितारे बुलंदी पर होंगे, पूरा चाइना हमारे कंट्रोल में होगा, तो ऑफिशियली वी आर चाइना। और ये सीपीसी कहती थी कि ठीक है चलो, इतने सारे प्रांत हैं, सारे हमें मिल गए, एक रह गया, कभी ना कभी इसे भी हथिया लेंगे या फिर इस पर हमला कर देंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि ये भी अपने आप को चाइना कहता है, ये भी चाइना कहता है। तो 20 साल तक तो पश्चिमी देश इसे चाइना मानते रहे, लेकिन अल्टीमेटली देखो ये ज्यादा बड़ा देश था, इसके साथ संबंध बनाना, डिप्लोमेटिक रिश्ते स्थापित करना, इट मेड मोर इकोनॉमिकल सेंस, मोर स्ट्रेटेजिक सेंस। तो धीरे धीरे वेस्टर्न पावर्स इस पीआरसी के प्रति, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रति नरम होते हैं। ये पूरा प्रोसेस 1970 के बाद हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे यूएस ने इनके साथ अपने संबंध बनाने स्थापित किए। 1971 में पहली बार स्टेट विजिट होती है राष्ट्रपति की भी। तो इसके बाद 1970s में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो जाते हैं बिटवीन दिस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द वेस्टर्न कंट्रीज। अब ये झगड़ा चल रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों देशों में तरक्की रुक गई। ताइवान ने इनफैक्ट बहुत अच्छी तरक्की करी। इट वॉज वन ऑफ द एशियन टाइगर्स। इसकी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो करी थी 80s 90s में कि इसे एशियन टाइगर कहा जाता था। और ये सब कुछ चाइना से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा था। पर कोल्ड वॉर की जो पॉलिटिक्स थी उसके मद्देनजर यूएस ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से हाथ मिलाना ज्यादा प्रैक्टिकल समझा, मेनली क्योंकि उनका यूएसएसआर से झगड़ा हो गया था, ये रीजन था उसका। और इसके बारे में मैंने अपने एक लेक्चर में, बैम्बू कर्टन नाम से टॉपिक है, इसको आप सर्च करिएगा, देखिएगा। ये कोल्ड वॉर में बैम्बू कर्टन क्या था, आयरन कर्टन की तरह, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था। अब शीत युद्ध की पॉलिटिक्स के दौरान चाइना के साथ हर कोई अच्छे संबंध रखना चाहता था। शुरुआती सालों में सोवियत यूनियन के बढ़िया संबंध थे इनके साथ, लेकिन 62 के बाद में संबंध अच्छे नहीं रहे। यूएस ने इनकी तरफ 1970 के दशक में दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन एक खास बात यह थी कि चाइना किसी भी मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं होता है, ना तो नेटो में, ना वॉर्सो पैक्ट, सियाटो, बगदाद पैक्ट, किसी में शामिल नहीं हुआ। इनफैक्ट एशियन कंट्रीज के साथ यूएस कैसे डील करता था, बाइलैटरल अप्रोच रखकर। तो यूरोपियन देशों के साथ तो उसने बड़े बड़े संगठन जैसे नेटो वगैरह बना लिए, लेकिन ये जो फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान जैसे देश हैं, इनके साथ उसने इंडिविजुअल संधियां साइन कर ली जो सिक्योरिटी ट्रीटीज थी। तो यूएस ट्रीटी ऑब्लिगेटेड था कि अगर फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, इन देशों पर अगर कोई हमला करता है, इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही था कि सोवियत यूनियन इन पर हमला करता है, तो यूएस इनकी रक्षा के लिए आएगा। ये सारी ट्रीटीज 1950s के दशक में साइन करी गई थी, और इन 4 एशियन कंट्रीज में से ताइवान भी एक था। तो इनको म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी नाम दिया गया था। तो यूएस फिलीपींस, यूएस जापान, यूएस ताइवान, ये सभी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटीज 1950s में साइन होती है। ताइवान के साथ हुई थी 1955 में साइन। इस पूरे सिस्टम को यूएस कहता था सैन फ्रांसिस्को सिस्टम और हब्स एंड स्पोक सिस्टम। इसके बारे में कभी आपको और डिटेल में भी बताएंगे, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में बताइएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी इस पर सवाल पूछेगा। तो ताइवान यूएस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी जो है 54 में साइन हुई थी, 55 से इफेक्ट में आई थी, और इसने गारंटी कर दिया कि अगर ताइवान पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हमला करेगा तो उसको बचाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स आएगा, अपनी आर्मी को भेजेगा, नेवी को भेजेगा। तो इससे ताइवान की सुरक्षा इंश्योर हो गई। ठीक है, तो इस ट्रीटी में साफ लिखा हुआ था इफ वन कंट्री केम अंडर अटैक, दोनों यानी कि यूएस और ताइवान, दोनों में से जिस पर भी हमला होता है तो वो दोनों एक दूसरे की मिलिट्री सहायता करेंगे। ऑफ कोर्स यूएस पर तो कोई डायरेक्ट हमला हो नहीं सकता था, तो ये ताइवान के लिए ही लिखी गई ट्रीटी थी। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्लॉज भी था। यूएस ने यह भी ताइवान से लिखवाया कि आप अपनी तरफ से जाकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पर हमला नहीं करोगे। अगर आप हमला कर देते हो कल को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पर, तो हम आपका सपोर्ट करने नहीं आएंगे। आपकी रक्षा के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आप अगर किसी पर हमला करते हो, मेनली मेनलैंड चाइना पर, देन वी विल नॉट कम टू सपोर्ट यू। ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसके कारण वहां पर अभी तक शांति बनी हुई है एटलीस्ट 70 ईयर्स से। तो ये जो ट्रीटी थी, इसने रिपब्लिक ऑफ चाइना के उस अधिकार को भी माना कि हाँ वो असली चाइना है और जो पीपल्स रिपब्लिक वाला चाइना है वो फर्जी चाइना है। इसके आर्टिकल 10 में ये लिखा हुआ था कि दोनों में से जो भी देश चाहे वो इस संधि को समाप्त भी कर सकता है, और इस क्लॉज का इस्तेमाल यूएस ने आखिर 1979 में कर ही लिया। देखो मैंने आपको बताया कि 70s में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ बेहतर संबंध बनाने यूएस ने स्टार्ट कर दिए। ताइवान इससे नाराज हो जाता है, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की एक डिमांड थी, अगर हमसे रिश्ता चाहते हो तो उससे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। ताइवान और हमारे साथ एक साथ रिश्ता नहीं रख सकते। अरे भैया, असली चाइना तो एक ही होगा ना, दो चाइना के साथ आप कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखोगे। तो फाइनली यूएस की सरकार ने निर्णय लिया कि हम रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ संबंध तोड़ रहे हैं। और यह डिसीजन लिया गया था जब रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर दोनों प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और धीरे धीरे ये पॉलिसी आगे बढ़ती गई, और 1979 में उन्होंने वो क्लॉज आर्टिकल 10 उस ट्रीटी का इस्तेमाल में किया और संधि को समाप्त कर दिया। तो 1 जनवरी 1980 से जो ताइवान और अमेरिका के बीच में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी थी वो समाप्त हो गई। जी हां, 1980 के बाद से यूएस ऑब्लिगेटेड नहीं है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो उसको आर्मी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस संधि के खत्म होने से ऑफ कोर्स ताइवान नाराज होना था, और ताइवान की नाराजगी को दूर करने के लिए अमेरिका ने एक प्लान बनाया। ताइवान से कहा गया कि देखो, आपकी सुरक्षा के लिए हम अपने देश में कांग्रेस में एक कानून पास करते हैं, 1979 ताइवान रिलेशंस एक्ट।
तो अब हम मिलिटरीली ऑब्लिगेटेड नहीं है कि आपकी रक्षा के लिए आएंगे, लेकिन हम ये कानून में लिख देते हैं, हमारे देश के कानून में लिखा गया है कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए जितने भी हथियार आपको चाहिए वो हम मुहैया कराएंगे। सो सफिशिएंट सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज ताइवान बनाकर रखे, वो अमेरिका इंश्योर करेगा। तो ताइवान अगर उनसे हवाई जहाज मांगेगा तो उन्हें हवाई जहाज बेचे जाएंगे, वो मिसाइल सिस्टम मांगेंगे तो मिसाइल सिस्टम उन्हें दिए जाएंगे। वॉट एवर ताइवान नीड्स फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी वो अमेरिका मुहैया कराएगा। ऑफकोर्स पैसा देता है ताइवान, फ्री में नहीं होता है ये सब कुछ, लेकिन अमेरिका हर देश को अपना मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं बेचता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसके बाद से एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी का क्या मतलब है कि अमेरिका ये स्पष्ट नहीं करता है कि क्या ताइवान पर हमला हुआ तो हम ताइवान का बचाव करने जाएंगे या नहीं। आमतौर पर सिक्योरिटी सिनेरियोज में यही माना जाता है कि ताइवान पर हमला होने की स्थिति में अमेरिका आएगा बचाव करने के लिए, लेकिन ये गारंटीड नहीं है और अमेरिका के लिए बाध्यकारी नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ताइवान एक तरह से अब आत्मनिर्भर है, अपने आप पर ही उसको भरोसा रखना है कि हम पर चाइना हमला ना करे, और हाँ अगर हमला करता है तो हथियार तो उसके पास हैं, बहुत सारे हथियार खरीदे हैं उसने। तो अमेरिका ने क्या इंश्योर कर लिया कि एक दोस्त को अपने से ही सामान खरीदने के लिए विवश कर दिया। तो पहले तो दोस्ती थी, ट्रीटी ऑब्लिगेशन था, बाद में 1980 के बाद कहा कि तुम हमसे सामान खरीदो और आत्मनिर्भर बन जाओ। एनीवेज, तो अमेरिका ने 1990s में ताइवान स्ट्रेट्स में एक बार जब चाइना ने इनके ऊपर कई सारे हवाई जहाज उड़ा दिए थे तब अपने जहाज भेजे थे। अमेरिका ने अपनी बहुत बड़ी नेवी की फ्लीट भेजी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिल क्लिंटन 1996। उस समय चाइना थोड़ा सा शांत भी हो गया था, ऐसा लग रहा था कि शायद ताइवान पर हमला हो जाएगा, लेकिन अमेरिका की नेवी के आने से हमला नहीं हुआ। तो इससे ताइवान भी थोड़ा खुश रहा कि ठीक है, उन्होंने 1980 में हमारी ट्रीटी समाप्त कर दी, बट स्टिल दे केम टू आवर रेस्क्यू। लेकिन अब शी जिनपिंग का चाइना काफी बदल चुका है। 96 के चाइना में और 2022 के चाइना में बहुत फर्क है। इनकी इकोनॉमी कई गुना तरक्की कर चुकी है। चाइना की नेवी ऑफिशियली यूएस से ज्यादा संख्या में नेवल वेसल्स अब रखती है। तो अब चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटीज, नेवल कैपेबिलिटीज काफी बढ़ चुकी है। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तो हमेशा से मानती है कि हमें तो भाई एक होना है। ये तो ठीक है, बंटवारा हमारा हो गया गलती से 1949 में, बाकी हमें तो एक होना ही है, आज नहीं तो कल हम एक हो जाएंगे। और शी जिनपिंग का इरादा ऐसा ही लगता है कि वो अपने कार्यकाल में इस एकीकरण को करके जाना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू रिटायर प्रोबेबली आफ्टर यूनाइटिंग ताइवान, ऐसे संकेत उन्होंने कई बार दिए हैं। तो चाइना ने ताइवान से जस्ट अक्रॉस द स्ट्रेट कई सारे मिलिट्री बेस बनाए हैं, कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस इन्होंने करी हैं। और पिछले एक साल में चाइना ने बहुत सारे हवाई जहाज, अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स को ताइवान के एरिया के ऊपर फ्लाई किया है। तो देखो, हर देश, लगभग सभी बड़े देश एक एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाकर रखते हैं। तो ये कहते हैं कि देखो हमने ये एरिया मार्क कर दिया है, अब इस एरिया में अगर कोई भी विमान आता है तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई करे। तो जैसे सिविल विमान होते हैं वो तो आइडेंटिफाई करते हैं कि हम फ्लाइट आ रही है, ताइपे में लैंड करेंगे, तो इस तरह की जानकारी वो देते हैं। लेकिन ADIZ का मेन मकसद ये होता है कि अगर कोई मिलिट्री जहाज, एयरक्राफ्ट यहाँ पर आता है तो वो भी आइडेंटिफाई करे। चाइना आइडेंटिफाई नहीं करता है और लगातार उसने पिछले एक साल में अपने हवाई जहाजों को इस रूट पर उड़ाया है। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइनिंग्स आपको दिख रही हैं, ये सब ब्लैक लाइन्स चाइना के हवाई जहाजों का फ्लाइट पाथ है। तो ये कई बार आते हैं ऐसे, ताइवान के निकट से उड़ान भरते हैं और इनके ADIZ को भेद कर चले जाते हैं। तो दे डोंट डायरेक्टली फ्लाई ओवर ताइवान द कंट्री, बट दे फ्लाई इनटू द एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन ऑफ ताइवान। तो इससे ताइवान बार बार चिंता में रहता है, चिंतित रहता है कई बार। और पिछले एक साल में आप देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा रही है, लगातार ये फ्लाई बाय अपने बढ़ाते जा रहे हैं। और 1 अक्टूबर के आसपास, जो कि चाइना का आजादी का दिन है, जिस दिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी, उस दिन तो उन्होंने बहुत सारे, उस हफ्ते के आसपास उन्होंने बहुत सारे फ्लाई बाइज किए थे। तो आज की स्थिति के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो अमेरिका पर कोई बाध्यकारी एग्रीमेंट नहीं है जो उसको मजबूर करे कि ताइवान की रक्षा के लिए उसे अपनी आर्मी नेवी को भेजना होगा। तो चाइना के पास एक फ्री हैंड है, चाइना जब चाहे अटैक कर सकता है ताइवान पर। लेकिन उसने 1980 के बाद से अटैक किया क्यों नहीं है? तो देखिए, 2-3 कारण मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, कि एक तो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी। चाइना की इकोनॉमी ने 1980s में टेक ऑफ करना शुरू किया था। 96 में उन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन तब यूएस ने अपनी नेवी भेजी, बहुत बड़ा उन्होंने नेवी का फ्लोटिला भेजा था, जिससे चाइना बैक डाउन कर गया। लेकिन अब 25-26 साल बाद ऐसा लगता है कि चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो ताइवान पर हमला कर सकते हैं। तो ऐसे में माना जाता है कि यूएस का हमले में शामिल होना या रक्षा के लिए आना कोई गारंटीड नहीं है। ताइवान के नेता ऑफकोर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम गारंटी ले लें। तो उन्होंने लॉबी भी किया था डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, और उस समय एक कानून पास होना की प्रक्रिया में भी आ गया था, ताइवान इन्वेजन प्रिवेंशन एक्ट। तो यूएस की कांग्रेस में ये कानून पास होने के लिए आया था, लेकिन पास हो नहीं पाया। इसमें ये लिखा हुआ था कि अगर ताइवान पर हमला हो गया तो यूएस उसकी रक्षा करने के लिए जाएगा। अब यूएस क्या है कि चाइना को नाराज नहीं करना चाहता, वो इस तरह का कानून पास इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि PRC नाराज हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश तो चल रही है, कई सारे उनके जो नेता हैं वो इस कानून को पास करवाना चाहते हैं।
लेकिन यूएस ने अपनी वेपन सेल को लगातार बढ़ाया है। तो ताइवान को देखिए कितने हथियार बेचते हैं ये, हर साल लगभग 5 या 6 बिलियन डॉलर के हथियार बेचे जा रहे हैं। इट पीक्ड अराउंड 2007-8, फिर 2010-12, 2010-11 जब ओबामा का कार्यकाल था, उसके बाद कुछ साल हथियार नहीं बेचे गए। देन अगेन द वेपन्स सेल्स हैज गॉन डाउन। अब उम्मीद करी जा रही है कि 2020-22 के आसपास ये सेल बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ताइवान जब अपने हथियार बढ़ाता है तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी अपने हथियार बढ़ा लेता है। तो आप देखिए दोनों का ग्राफ लगभग एक ही साथ बढ़ रहा है। जैसे जैसे ताइवान नए हथियार खरीदता है वैसे वैसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भी अपनी शक्तियों को बढ़ाया है। तो इट मीन्स कि वहां पर मिलिटराइजेशन ज्यादा हो रहा है, दोनों एक आर्म्स रेस में लगे हुए हैं। और इतिहास गवाह है कि कभी भी संसार में आर्म्स रेस अच्छे परिणाम लेकर नहीं आई है। कोई ना कोई युद्ध शुरू हुआ है हथियारों की इस रेस के कारण। अब ताइवान की अभी की स्थिति अगर मैं बताऊं तो 2016 में यहां पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। साई इंग वेन यहां की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनी है ताइवान की। यहां पर वन पार्टी रूल था। देखो चुनाव पहले भी होते थे, 1990 से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वो फ्री इलेक्शंस नहीं माने जाते थे क्योंकि एक ही पार्टी रूल करती थी। फाइनली साई इंग वेन यहां पर चुनाव जीती 2016 में, और साई इंग वेन के नेतृत्व में भी ताइवान अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, खुद अपनी सबमरीन्स डेवलप कर रहा है। तो ये वैसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इसके पास है नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे इसने डेवलप किया है। सो दे आर मेकिंग देयर ओन सबमरीन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ताकि उसकी यूएस पर निर्भरता कम हो। दुनिया में सबको पता है कि यूएस पर निर्भरता कम करने का समय आ गया है। अब मान लो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में कि चाइना कल ताइवान पर हमला कर दे। हमला करने को कभी भी कर सकता है, उसका रशिया और यूक्रेन के विवाद से कोई लेना देना नहीं है। तो चाइना के सामने चुनौतियां क्या होंगी? सबसे पहली चुनौती है कि 180 किलोमीटर का जो ये ताइवान स्ट्रेट है, इसके अक्रॉस अपनी आर्मी को लेकर जाना। देखो चाइना के पास बहुत बड़ी आर्मी है, पीएलए में 20 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं, लेकिन उसके पास इतनी नेवल कैपेसिटी अभी तक नहीं है कि वो अपने लाखों सैनिकों को यहां पर ताइवान पर ले जाकर लैंड करवा दे। राइट, मान लो कि लैंड करवा भी देते हैं, जैसे कि नॉर्मंडी लैंडिंग्स हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, वैसा कुछ सिनेरियो यहां पर होता है, तो आप देखेंगे कि इन बीचेस पर उन्हें स्वागत करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ताइवान इस हमले को एंटिसिपेट 70 साल से कर रहा है, तो उन्होंने अपने फोर्टिफिकेशन बहुत अच्छे बना रखे हैं, तो उनको जबरदस्त यहां पर डिफेंसेस मिलेंगे जिनको भेदना काफी मुश्किल होगा। देयर विल बी मेनी लाइव्स लॉस्ट। ऑफ कोर्स चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास बहुत जबरदस्त मिलिट्री पावर है, लेकिन जब सामने डिफेंस होता है तो आपको बहुत ज्यादा अपने रिसोर्सेज, अपने सैनिकों को खोना पड़ सकता है इस दीवार को तोड़ने के लिए। दूसरा तरीका यह है कि क्यों ना ये ताइवान के ऊपर जाकर बमबारी करना शुरू कर दें। तो देखो ये तरीका अपनाते नहीं है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले, क्योंकि उनका मानना है कि ये तो हमारे ही लोग हैं। पीआरसी का कहना है कि अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कि ये ताइवान के लोग जो हैं, ये चाइनीज लोग हैं, ये हमारे साथ मिलकर रहे, ये हमारा ही एक प्रांत बन जाए, हमारा एक नया स्टेट बन जाए। अब आप उन्हीं लोगों पर बम गिराओगे तो वो तो आपसे नाराज ही होंगे। मान लो आप युद्ध जीत भी जाते हो, आपने सरकार को वहां से हटा भी दिया, ताइवान की गवर्नमेंट को, तो कहीं ना कहीं सिविल वॉर का खतरा रहेगा। यही लोग बंदूकें लेकर खड़े हो जाएंगे और चाइनीज गवर्नमेंट को टिकने नहीं देंगे यहां पर। देयर विल बी एन अपराइजिंग, अ सिविल अपराइजिंग। तो इसीलिए चाइना ये रिस्क नहीं लेगा कि वो सिविलियन एरियाज में बमबारी करे जिसमें हजारों लोगों की जान जाएगी। और जान जाएगी उसका कारण भी बता देता हूं। अगर आप ताइवान द्वीप की टोपोग्राफी को देखेंगे तो इसका ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। यहां पर जो घनी आबादी के क्षेत्र हैं वो मोस्टली ये कोस्टल एरियाज में है। तो इन कोस्टल एरियाज में डेंसिटी बहुत ज्यादा है। आप मान के चलो कि ताइवान का सिर्फ 25% जो एरिया है वहां पर उसकी लगभग सारी आबादी रहती है। ऑलमोस्ट द रेस्ट 75% इज माउंटेन्स एंड जंगल्स। तो इसीलिए इस 25% एरिया पर वो जहां भी बम गिराएंगे, मान लो कहीं ताइवान की आर्मी को भी डिस्ट्रॉय करना है, तो सिविलियन कैजुअलिटीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। इसीलिए पीआरसी इस तरीके को शायद ना अपनाए। एक और रीजन ये है कि ताइवान क्योंकि इस हमले को बहुत सालों से एंटिसिपेट कर रहा है, तो उन्होंने अपने आबादी को ट्रेन किया है, मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह मिलती है। उसके साथ ही वहां पर उन्होंने कानून बना रखे हैं कि अगर कभी हमला हो जाता है तो नौजवानों को एनलिस्ट कर लिया जाएगा आर्मी में। तो उसे हम क्या कहते हैं, आप कमेंट में बताएंगे, इस तरह की पॉलिसी को जिसमें आम नागरिकों को, सिविलियंस को आर्मी में रिक्रूट किया जा सकता है सरकार के आदेश पर। व्हाट इज दैट कॉल्ड? तो वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। युद्ध का एक और आयाम होता है आजकल टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इस मामले में भी क्योंकि ताइवान को यूएस का सपोर्ट हासिल है, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी शायद चाइना इस लड़ाई को नहीं जीत पाएगा। तो कुल मिला के ताइवान पर हमला करना इतना आसान नहीं है। एक और रीजन बता देता हूं, चलो। यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का मौसम बहुत ही खराब है। यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी तूफान आ जाता है और साइक्लोन्स बहुत सारे आते हैं। सो बेसिकली यहाँ का वेदर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और ऐसे में आर्मी कैंपेन्स चलाना काफी मुश्किल होता है।
एक और तरीका हो सकता है कि बड़ी सी मिसाइल लॉन्च कर दो, मतलब मीडियम रेंज मिसाइलें जो होती है उनको लॉन्च करके इनके बड़े बड़े शहरों को तबाह कर दिया जाए। तो अगेन मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रेट ह्यूमन लाइफ एंड लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना खुद नहीं चाहेगा, क्योंकि लोग भी प्यारे हैं, लोग भी अपने ही हैं, चाइनीज लोग हैं, और साथ में ताइवान के शहर, इंडस्ट्रीज और बंदरगाहों को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना डायरेक्टली अपने कंट्री में शामिल करना चाहेगा। बर्बाद करके एक खंडर बिल्डिंग्स को अपने देश में जोड़कर उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये थी पूरी ताइवान और चाइना की कहानी। इसमें यूएस का क्या इन्वॉल्वमेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो देखो, चाइना का हमला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि एक चीज चाइना कर सकता है, वो ये कि ताइवान के आसपास में कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो भी इन्हीं के कंट्रोल में है, ताइवान के कंट्रोल में, इन पर हमला कर सकता है। अब ये आइलैंड बहुत ही छोटे हैं, इन पर लोग भी नाम मात्र के रहते हैं, चंद लोग रहते हैं, और मेनली उन आइलैंड्स का इस्तेमाल ताइवान करता है अपनी नेवी को सपोर्ट करने के लिए। तो उन आइलैंड्स को ये कब्जा कर सकते हैं। 2-3 छोटे मोटे आइलैंड्स हैं, तो ये आउटर आइलैंड्स पर चाइना कब्जा कर सकता है। तो इससे प्रोबेबली एक छोटा सा डिप्लोमेटिक क्राइसिस होगा, जैसे कि रशिया ने क्राइमिया के साथ किया था। हालांकि क्राइमिया बहुत बड़ा एरिया है, समथिंग लाइक दैट चाइना कुड डू विद इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू मंथ्स। और ऐसे में एक स्टेप वो आगे बढ़ जाएगा, तो फिर उसके बाद प्रोबेबली दूसरा तीसरा स्टेप चाइना लेगा। अब कितने दशकों में या कितने सालों में लेता है वो हम कुछ भी नहीं कह सकते। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा, ज्ञानवर्धक लगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। टेलीग्राम चैनल पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे और अन्य लेक्चरर से, एजुकेटर से लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं। हमारे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स यहाँ दी गई हैं। सभी सब्सक्रिप्शन में आपको 10% डिस्काउंट मिलता है अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शनल की क्लासेस भी यहाँ पर होती है, और मेरी अभी हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं सुबह 8 to 10 AM। वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए ये परफेक्ट क्लास का टाइम है और कोर्स है। मॉडर्न हिस्ट्री 2022 के एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। नीचे पिंड कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अभी हमने केवल 5 दिन की क्लासेस करी हैं, यू कैन स्टिल ज्वाइन दिस कोर्स। कॉम्बो कोर्स पर अभी एक ऑफर चल रहा है। कॉम्बो कोर्स यानी कि जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड कोर्स, इस पर 35% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी हमारे द्वारा ऑफर करी जा रही है अगर आप 1 ईयर कोर्स सब्सक्रिप्शन लेते हैं। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं, यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन दीज। कोई भी दिक्कत है ऑफर में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हैं, 1-on-1 मेंटरिंग आपको मिल जाती है, और ईएमआई ऑप्शन पर आप सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।